हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है भारत की नदियाँ। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। सबसे पहला टॉपिक है एस्चुअरी या ज्वार नद, मुख और डेल्टा। ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों? पहले इसके विषय में हम लोग बात करेंगे कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले एस्चुअरी की बात करेंगे। एस्चुअरी है क्या? देखिए, लिखा हुआ है सागर तट पर स्थित आधा बंद खारे पानी का वह क्षेत्र जहां नदियों का ताजा पानी समुद्र के खारे पानी के साथ मिलता है, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? एस्चुअरी बोलते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और जो एस्चुअरी होता है वो ऊंचाई से गिरता है पानी। नर्मदा जो है, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ये सब नदियां जो हैं ये बनाती हैं एस्चुअरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। डेल्टा। डेल्टा क्या होता है इसके विषय में बात कर लेते हैं। नदी जहां महासागर से मिलती है उस जगह नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के कारण नदी की धारा कई धाराओं में बढ़ जाती है। उस त्रिभुजाकार क्षेत्र को डेल्टा बोलते हैं। कैसा होता है? जैसे कि इधर से नदी बहते हुए आ रही है, इधर बट गई, इधर बट गई, इधर बट गई, इधर बट गई, तो ये जो क्षेत्र बीच बीच का है ये इसे ही बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा इस चीज को। डेल्टा प्रायः उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करते हैं क्योंकि नदियों द्वारा बहा के लाए गए अवशेष ही तो होते हैं उसमें। ठीक है, उदाहरण स्वरूप जो बनाती हैं डेल्टा नदियाँ वो प्रमुख रूप से गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा डेल्टा क्या होता है। अब देखिए, अपवाह तंत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि अपवाह तंत्र क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं कि जो नदी है, नदी देखिए मुख्य धारा है नदी की, ये मुख्य धारा है नदी की, और इसमें जो सहायक नदियां आके मिल रही हैं, ठीक है, इस तरह से सहायक नदियां आके मिल रही हैं, तो इस पूरे तंत्र को ही क्या बोला जाता है? अपवाह तंत्र या नदी तंत्र बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अपवाह तंत्र शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है जिसमें अलग अलग दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर मुख्य धारा मतलब मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आती हैं, वे मुख्य नदी की सहायक नदियां होती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। भारत का अपवाह तंत्र। ठीक है, देखिए भारत का अपवाह तंत्र अगर देखा जाए तो दो हैं, एक हिमालयी, दूसरा प्रायद्वीपी। ठीक है, एक हिमालयी और दूसरा प्रायद्वीपी। प्रायद्वीपी उन नदियों को कहा जाता है जो कि भारत के समुद्री तटीय वाले क्षेत्र, देखिए प्रायद्वीप किसे बोलते हैं सबसे पहले ये जान लीजिए। ऐसा स्थल जो समुद्र से तीन तरफ से घिरा हो उसे प्रायद्वीप बोलते हैं, जो चारों तरफ से घिरा हो उसे द्वीप बोलते हैं, जो तीन तरफ से घिरा हो उसे प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। चलिए देखिए, अपवाह तंत्र में हम देखेंगे कि जो हिमालयी नदियां हैं उसमें प्रमुख कौन कौन सी हैं, तो उसमें सिंधु है, ब्रह्मपुत्रा है, गंगा है, ये प्रमुख नदी तंत्र बनाती हैं। ठीक है, और प्रायद्वीपी में देखेंगे तो नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब मुख्य नदियां होती हैं। ठीक है, जो कि मुख्य नदियां उन्हें बोलते हैं जो अपने स्थान से जहां से निकलती हैं और छोटी नदियों की धारा के सहारे वो समुद्र तट तक जाती हैं, तो उन्हें बोला जाता है मुख्य नदी। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे है सिंधु तंत्र। ठीक है, सिंधु तंत्र, तो आप लोग देख रहे हैं कि सिंधु जो नदी है वो कहाँ से निकल रही है? तिब्बत चीन से निकल रही है। कहाँ से निकल रही है? तिब्बत चीन से निकल रही है, मानसरोवर झील के पास से निकलती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि जो सिंधु नदी है वो भारत के कितने राज्यों में बहती है। तो भारत के देखिए यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश और यहाँ पे है आपका JNK। ये तो पहले के अकॉर्डिंग हो गया, बट अब के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश पहला हो गया, दूसरा हो गया लद्दाख, तीसरा हो गया आपका JNK।
इन 3 स्थानों से बहते हुए ये नदी आगे बढ़ती है और पाकिस्तान में जाती है जम्मू एंड कश्मीर से। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और कहाँ गिरती है तो अरब सागर में गिरती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। ठीक है, चलिए अब सिंधु नदी के विषय में कुछ और बात कर लेते हैं। देखिए सिंधु नदी जो है 3 देशों से होकर बहती है। अब सिंधु नदी जो 3 देश से बहती है वो नदी को देश कौन कौन से हैं? चीन, भारत एवं पाकिस्तान। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चीन के तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट से इसका उद्गम है, जैसा कि मैंने अभी बताया। और उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई ये नदी, देखिए दिशा याद रखिएगा, उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए नदी भारत के लद्दाख के दमचोक के पास से भारत में प्रवेश करती है। अगर बहती हुई ये नदी गिलगित से होते हुए दर्दिस्तान के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है और कराची के पूर्व से होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। और सिंधु नदी की जो लंबाई है वो कितनी है? 2880 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे मिस हुआ है, जहाँ की मैंने हिमाचल प्रदेश आप लोगों को बता दिया, हिमाचल प्रदेश गलत है। हिमाचल प्रदेश में ये नहीं जाती है नदी, सिंधु नदी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सिंधु नदी, भारत का लेह शहर सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। भारत का लेह शहर जो है वो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। सिंधु नदी के अरब सागर में मिलने से पहले 5 प्रमुख सहायक नदियां आकर इसमें मिलती हैं। कौन कौन सी हैं भैया? देख लीजिए। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो ये नदियां आके सिंधु नदी में मिल जाती हैं। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं चिनाब नदी। चिनाब नदी जो है ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, चिनाब नदी जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश में के 12 लारा दर्रा से हुआ है। ठीक है, के 12 लारा दर्रा से हुआ है चिनाब नदी का उद्गम। ठीक है, आगे देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में इस नदी का निर्माण 2 नदी यानी चंद्रा और भागा नदी से होता है, इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। किसको? चिनाब को। ठीक है, याद रखिएगा। ये नदी पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी से मिल जाती है। सिंधु नदी में मिलने से पहले इसमें झेलम, रावी, ब्यास, सतलज नदियां आकर मिलती हैं। किसमें? चिनाब में। ठीक है, आगे चलिए। झेलम नदी का देखिए उद्गम स्थल जो है वो वैरीनाग के निकट से है। ठीक है, कश्मीर घाटी के वैरीनाग के निकट होता है। यह नदी 170 किलोमीटर भारत और पाकिस्तान का सीमा बनाती है। पाकिस्तान के झंग के निकट चिनाब नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है रावी। ये नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलकर कश्मीर तथा पंजाब होते हुए पाकिस्तान के झंग के निकट चिनाब में मिल जाती है। नेक्स्ट है सतलज है। यह नदी राक्षस ताल से निकलती है और सिंधु नदी के समांतर बहती हुई हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। आगे पंजाब होते हुए पाकिस्तान के बहावलपुर में चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है। चेनाब में मिलने से पहले इसमें ब्यास नदी आकर मिलती है। किसमें? सतलज में। ठीक है, अब ब्यास नदी देख लेते हैं। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के निकट से निकलती है और कुल्लू घाटी में बहते हुए पंजाब के हरीके में सतलज नदी में से मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरह से इसको याद रखिएगा। अब नोट्स में देख लेते हैं। हरीके क्षेत्र में जो हमने ब्यास और सतलज नदी के संगम की बात की, वहीं से देश की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है, जो पंजाब और राजस्थान से होकर गुजरती है। राजस्थान में इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है। किसकी? इंदिरा गांधी नहर की, जो देश की सबसे लंबी नहर है। ठीक है, आगे है, ध्यान दीजिएगा। पाकिस्तान के बहावलपुर में जब सतलज नदी चिनाब नदी से मिलती है तब यह चिनाब में मिलकर पंचनद का निर्माण करती है। ठीक है, मतलब सिंधु नदी में मिलने के पहले 45 किलोमीटर तक ये पांचों नदियां यहाँ एक होकर आगे बहती हैं। ठीक है, मतलब पंचनद का निर्माण करने के बाद तब सिंधु में मिल जाती हैं। आगे देखिए, सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता पानी के वितरण के लिए 1960 में हुई भारत और पाकिस्तान के बीच संधि। इस समझौते में 3 पूर्व नदियां जैसे रावी, ब्यास, सतलज का नियंत्रण भारत को दिया गया तथा 3 नदियां चिनाब, सिंधु
और झेलम नदियों का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कुछ बता देना चाहता हूँ कि ये जो 3 नदियों का जल है 80% पाकिस्तान यूज करेगा और 20% भारत यूज करेगा। ये 1960 समझौते में तय किया गया था। ठीक है, इसी तरह जो ऊपर 3 नदियां दिया गया है इसमें 80% जल भारत यूज करेगा और 20% जल इसका भी पाकिस्तान यूज करेगा, यह भी निर्धारित किया गया था। तो इसलिए आप लोग याद रखेंगे, जो भारत के पक्ष में है उससे 80% भारत को मिलेगा, जो पाकिस्तान के पक्ष में है उसमें 80% पाकिस्तान को मिलेगा जल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट है गंगा नदी तंत्र। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं गंगा नदी को। देखिए, गंगा नदी जो है 2 नदियों के मिलने से बनती है। गंगा नदी जो है 2 नदियों के मिलने से बनती है। एक है भागीरथी तथा अलकनंदा। ठीक है, एक मंदाकिनी का भी नाम आता है दोस्तों, बट यहाँ मंदाकिनी हम देखेंगे आगे, लेकिन यहाँ आप ध्यान दीजिए पहले भागीरथी एवं अलकनंदा के विषय में। तो जो भागीरथी है वो निकलती है गोमुख से और जो अलकनंदा है वो निकलती है सतपथ से। यहाँ लिखना छूट गया है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये निकलती है सतपथ नामक स्थान से और दोनों नदियां आके देवप्रयाग में मिल जाती हैं और यहाँ से इसका नाम इन दोनों नदियों के मिश्रण के बाद बनता है गंगा नदी का नाम पड़ता है। ठीक है, हालांकि ई वाला क्षेत्र भी जो है, जो भागीरथी वाला है, वहीं से गंगा का मूल उद्गम माना जाता है, लेकिन मूल उद्गम गंगा का कहाँ से है? देवप्रयाग से। जब दोनों नदियां आपस में मिल जाती हैं तब इसे गंगा नदी का उद्गम माना जाता है। अब देखिए आगे है, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। कितनी है? 2525 किलोमीटर है। इसमें भारत में इसकी लंबाई 2071 किमी है। बाकी कहाँ है? बांग्लादेश में, क्योंकि गंगा नदी जो है 2 देशों में बहती है, एक भारत दूसरा बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश में गंगा नाम से नहीं बहती है, बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है। ठीक है, इस तरह से इसको याद रखिएगा। आगे देखिए, सतपथ हिमानी से निकली अलकनंदा और गोमुख से निकली भागीरथी जब देवप्रयाग में मिलती हैं तब ये गंगा के रूप से जानी जाती हैं। यहाँ पे जो मैंने बताया ऊपर वही सारी चीजें हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एक जो मैंने बात किया था मंदाकिनी की, वो केदारनाथ से निकल के आके रुद्रप्रयाग में गंगा से मिलती है। कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में आके गंगा नदी से मिल जाती है। कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी। ठीक है, इस तरह से आप याद रखेंगे। अब अलकनंदा, देखिए यहाँ पे एक गंगा नदी के विषय में और बात कर लेते हैं। जो गंगा नदी है, इसकी गंगा नदी में अलकनंदा की 2 सहायक नदियां हैं, पिंडार नदी और मंदाकिनी नदी। ये 2 प्रमुख सहायक नदी हैं किसकी? अलकनंदा की। पिंडार नदी जो है मिलती है कर्णप्रयाग में और मंदाकिनी जो मिलती है वो रुद्रप्रयाग में मिलती है। किससे? अलकनंदा से। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर जो है वो मंदाकिनी नदी के तट पर है और बद्रीनाथ का मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर है। ठीक है, तो इस तरह से इन चीज़ों को याद रखिएगा। आगे है गंगा नदी तंत्र। अब देखते हैं गंगा नदी तंत्र में क्या है। देखिए, गंगा नदी यहाँ से निकलती है पूरा, मतलब किन किन प्रदेशों में बहती है? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में भारत की बहती है। ठीक है, तो इस तरह से ये गंगा नदी का क्या हुआ? प्रवाह। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे, उत्तराखंड से निकली गंगा उत्तर प्रदेश, बिहार होती हुई पश्चिम बंगाल तक बहती है। पश्चिम बंगाल के फरक्का पर 2 धाराओं में बढ़ जाती है, हुगली और मुख्य धारा भागीरथी। हुगली और मुख्य धारा भागीरथी के नाम से जानी जाती है, तो इस चीज को याद रखिएगा। आगे देखिए, भागीरथी नदी बांग्लादेश में मुख्य धारा के रूप में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। आगे बहती हुई पद्मा ब्रह्मपुत्र, जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, उससे मिल जाती है और संयुक्त रूप से इसे मेघना कहा जाता है। ठीक है, बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। गंगा नदी तंत्र में आगे देखते हैं। गंगा नदी की बहुत सी सहायक नदियां हैं, इसमें देखिए प्रमुख कौन कौन सी हैं, यहाँ लिख रखा है मैंने। यमुना, कोसी, सोन, गोमती, दामोदर, घाघरा। घाघरा को ही देखिए दोस्तों सरयू बोला जाता है, जहाँ अयोध्या में है। गंडक, रामगंगा। ठीक है,
ये सब गंगा की सहायक नदी हैं। अब यमुना भी एक सहायक नदी है गंगा की, तो इसको देख लेते हैं हम। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है उत्तराखंड के बंदरपुर चोटी पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। ठीक है, कहाँ निकलती है? बंदरपुर हिमानी से निकलती है, यमुनोत्री से। ठीक है, कौन सी नदी? यमुना नदी। ये नदी उत्तराखंड से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से बहते हुए प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, अब देखिए आगे, यमुना नदी का प्राचीन नाम जो था कालिंदी था। क्या नाम था दोस्तों? याद रखिएगा आप लोग कि यमुना नदी का प्राचीन नाम जो है कालिंदी नदी है। यमुना की बहुत सी सहायक नदियां हैं, उसमें प्रमुख जो हैं चंबल, बेतवा, केन। उसमें जो प्रमुख हैं चंबल, बेतवा, केन। इस तरह से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए चंबल नदी की बात कर लेते हैं कि चंबल नदी क्या है। यह नदी मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित महू क्षेत्र के जनापाव पर्वत से निकलती है। किस पर्वत से? जनापाव पर्वत से यह निकलती है। उत्तर मध्य भारत में बहते हुए यह नदी राजस्थान से होकर उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी से मिल जाती है। ठीक है, कौन सी नदी मिलती है? चंबल आके यमुना में मिलती है। कहाँ? इटावा में। इटावा में चंबल नदी आके मिल जाती है। इस नदी की टोटल लंबाई 965 किलोमीटर है। जो चंबल नदी की लंबाई है वो 965 किलोमीटर है। अब बेतवा की बात कर लेते हैं। बेतवा मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलती है, जो उत्तरवर्ती दिशा में बहते हुए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना से मिल जाती है। देखिए, अब आप लोग यहाँ पे देखिए, बेतवा नदी है ना, बेतवा नदी देखिए यहाँ से निकलती है। ठीक है, हमीरपुर से। ठीक, तो आपकी यही है बेतवा नदी, जो कि कहाँ मिलती है? यमुना नदी में जाके। ये इधर केन है, इधर बेतवा है। ये बेतवा है, ये केन है, जाके किस में मिल रही हैं? यमुना में मिल रही हैं। ठीक है, हमीरपुर में यमुना मिलती है। ये जो स्थान है जहाँ मिल रही है इसे बोलते हैं हमीरपुर। ठीक है, और ये सांची नामक स्थान है भोपाल में, वहाँ से निकलती है बेतवा नदी। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब आके यमुना मिल जा रही है कहाँ पे? हमीरपुर में। इस चीज़ को याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध स्थान सांची बेतवा नदी के किनारे स्थित है। सांची जो है किस नदी किनारे है? बेतवा नदी के किनारे है। इस चीज़ को मोस्टली आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, सांची किस नदी किनारे है? बेतवा नदी किनारे। सांची में कई बौद्ध स्मारक हैं। सांची में कई बौद्ध स्मारक हैं। ठीक है, सांची जो है, सांची का स्तूप अशोक ने 3री शताब्दी में बनवाया था इसे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए गंगा नदी जो है इसका प्रमुख जो बहाव है, जो प्रयागराज, पटना, फरक्का, हुगली। देखिए फरक्का पे अलग हो जा रही हैं दो नदियाँ, हुगली और पद्मा नाम से। ठीक है, तो इधर एक बह जा रही है भागीरथी नाम से, इधर बह जा रही है हुगली नदी के नाम से। ठीक है, तो इस तरह से इसको ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है। नेक्स्ट है कोसी नदी। ये नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है। नेपाल से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है। यह नदी प्रायः अपना मार्ग बदलने के कारण चर्चा में रहती है और इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में अधिक मात्रा में तबाही देखने को मिलती है। इसलिए इस नदी को बिहार का क्या कहते हैं? शोक बोलते हैं। कोसी को क्या बोलते हैं? बिहार का शोक बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे। ये नदी बिहार के कटिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। बिहार के कटिहार में, देखिए कटिहार नामक एक स्थान है जहाँ पे कोसी नदी गंगा से मिलती है। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। देखिए ये कोसी नदी है। ठीक है, ये कोसी नदी बहते हुए आ रही है। मैं आप लोगों को इंगित कर दूं, ये कोसी नदी आके बह के मिल जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा। अब देखिए दामोदर नदी। दामोदर नदी, अब इसको समझ लेते हैं। जो दामोदर नदी है झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और पश्चिम में बहते हुए यह हुगली नदी में आकर मिल जाती है। दोस्तों देखिए यहाँ पे दामोदर नदी के विषय में, ये किस नदी में आके मिल रही है? हुगली नदी में आके मिल जा रही है। ठीक है, इस नदी में अचानक आने वाली बाढ़ के कारण इसे बंगाल का अभिशाप या बंगाल का शोक कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा, दामोदर नदी को बंगाल का क्या बोलते हैं? शोक बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा प्रदूषण के कारण इस नदी को जैविक मरुस्थल भी कहते हैं।
क्या बोलते हैं? जैविक मरुस्थल भी बोलते हैं। किस नदी को? दामोदर नदी को। अगला है गोमती नदी। अब गोमती नदी को देख लेते हैं। ये भी गंगा की एक सहायक ही है। इस नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से हुआ है। दोस्तों याद रखिएगा, जो गोमती नदी है एकमात्र ऐसी नदी है जो मैदानी भागों से निकलती है, ठीक है ना। ये कहाँ से निकलती है? फुलर झील भी झील से निकलती है, ठीक है। यह गंगा नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान से होता है। देखिए, जहाँ जैसा मैंने बताया अभी यहाँ पे विवरण उसका आ गया। उत्तर प्रदेश का पीलीभीत जो है नेपाल बॉर्डर के पास है, ठीक है। आगे देखिए सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है और उत्तर की ओर बहते हुए यह पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। मैप से आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए ये है अमरकंटक एमपी में, और ये जाके पटना में जो है बिहार पटना में गंगा नदी से कौन मिल रही है? सोन नदी मिल जा रही है, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऐसे जाके बहते हुए यहाँ पे मिल रही है। आगे देखिए सोन नदी और यमुना नदी के बीच जल विभाजन का काम कैमूर की पहाड़ियाँ करती हैं। क्या देखिए दोस्तों, कैमूर की जो पहाड़ी है यहाँ पे स्थित है कैमूर की पहाड़ी, और इन्हीं को आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे यहाँ दिखा है सोन नदी और इसके बीच कौन सी नदी है और एक बताया गया है, सॉरी, सोन नदी और यमुना नदी के बीच, ठीक है। सोन नदी और यमुना नदी के जो बीच में है यहाँ पे कैमूर पहाड़ी वही विभाजित करती है एक दूसरे को, ठीक है। आगे देखिए इनके अलावा गंगा की सहायक नदियों में घाघरा, जिसे सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है, और गंडक नदी गंगा के बाएं तट पर आकर मिलती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ घाघरा यानी सरयू नदी की बात कर रही है, सरयू और गंडक। देखिए ये सब कहाँ से आ रही हैं? सब नेपाल से आ रही हैं। देखिए यहाँ से आ रही है कौन सी? गंडक आ रही है, और नेपाल के पास से ही घाघरा भी आ रही है। तो ये सब आके मिल जा रही हैं, बाएं तट से मिलती हैं, बाईं तरफ से मिलती हैं ये सब नदियाँ। देखिए दोस्तों ये जो सारी नदियाँ हैं गंगा में दाईं तरफ से मिलती हैं, और ये उस पार की जो नदियाँ हैं आप लोग देख रहे हैं इस पार वाली, ठीक है, इधर वाली जो जितनी नदियाँ हैं वो सब बाएं से मिलती हैं, इधर वाली जो नदियाँ हैं वो दाएं से मिलती हैं, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिएगा। आगे देखिए गंगा नदी से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लीजिए आप लोग, ठीक है। अब यहाँ बाएं से मिलने वाली नदियों को एक तरफ दर्शाया गया, एक तरफ दाएं से मिलने वाली नदियों को दर्शाया गया। तो आप लोग इस चीज़ को एकदम दिमाग में सेव कर लीजिए, कौन दाएं से मिलती है कौन बाएं से मिलती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। गंगा के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर जो है वो है कानपुर, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखना होगा। 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया तथा गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर जो है कानपुर है, और कानपुर से ही गंगा सबसे ज़्यादा मैली होती है, ठीक है ना। कहने का अर्थ समझ रहे हैं? सबसे अधिक अगर गंदगी कहीं से होती है गंगा में तो वो होती है कानपुर से। आप लोगों को पता होगा कि कन्नौज से गंगा जो है वो गंदी होनी प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। उसके पहले गंगा गंदी नहीं होती है, बस नाम मात्र का, ठीक है। गंगा नदी का जो प्रवाह है वो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में प्रवाह है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आ जाता है। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है यरलुंग जंगो ब्रह्मपुत्र, मतलब देखिए जो ब्रह्मपुत्र है तिब्बत चीन से निकलती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत चीन से मानसरोवर झील के निकट से निकलती है, ठीक है ना। अब ब्रह्मपुत्र का अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है, तो हम देखेंगे पहले इनके नामों को, ठीक है। जैसा कि चीन में इसे क्या बोला जाता है? चीन में इसे यरलुंग या लुत्स सांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यरलुंग, यरलुंग या लुत्स सांग। इसका इतना बड़ा नाम है चीन में, ठीक है, यरलुंग या लुत्स सांग, ठीक है, चीन का नाम है। और तिब्बत में इसे सांगपो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिब्बत में इसे सांगपो बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, तिब्बत में सांगपो, और अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दिहांग,
दिहांग बोला जाता है। किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग। और असम में इसे ब्रह्मपुत्रा के नाम से तथा बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जमुना के नाम से ब्रह्मपुत्रा को जाना जाता है। तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए तिब्बत से निकलने वाली इस नदी को तिब्बत में यरलुंग, ये सब सारे नाम दिए गए हैं इसके, जो कि मैंने बता दिया आपको। आगे देखिए, अब ब्रह्मपुत्र नदी जो है, आप देख रहे हैं कि भारत में यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश कर रही है और केवल 2 स्टेट में बहती है, अरुणाचल प्रदेश और असम से बहते हुए सीधे कहाँ आ जाती है? बांग्लादेश में। केवल 2 प्रदेश से बहती है कौन? ब्रह्मपुत्रा नदी भारत के, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे गंगा की, ब्रह्मपुत्रा की जो सहायक नदियां हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखिए एक नदी आ रही है मानस, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मानस, तीस्ता, कमेंग, ठीक है, इधर कपिली, और इधर बराक जो है ये मिल रही है, और इधर गंगा की मिल रही है, ठीक है, इधर लोहित मिल रही है, दिबांग मिल रही है, इधर ये सुवनसिरी मिल रही है। तो ये सब ये ब्रह्मपुत्रा की नदी की सहायक नदी है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ब्रह्मपुत्र जो नदी का नाम है वो कैसा नाम है, अटपटा सा। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी का अर्थ जो नाम है वो, उसका अर्थ है ब्रह्मा का पुत्र, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी असम घाटी में बहते हुए ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। जैसा कि मैंने सब कुछ बता दिया है आप लोगों को, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। और पद्मा जमुना जब आपस में मिलती हैं तो उसे क्या बोलते हैं? मेघना बोलते हैं संयुक्त रूप से, ठीक है, जैसा मैंने पहले आप लोगों को बता रखा है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ा नदी डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनता है, इन्हीं नदियों पे बनता है। किन नदियों पे? विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा सुंदरबन का निर्माण गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी पर होता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां। अभी मैंने जैसे ऊपर बताया है, तीस्ता है, सुवनसिरी है, कमेंग है, मानस है, ये सब ऊपर से आके मिल रही हैं। दिबांग है, लोहित है, बराक है, कपिली है, ये सब आके बाएं से मिल रही हैं, ठीक है, बाएं से दाएं से, याद रखिएगा इस चीज को। देखिए यहाँ पे लिखा है, ठीक है, कौन सी नदी दाएं से मिल रही है, कौन सी बाएं से मिल रही है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक। तो ये बाएं वाली है, ये दाएं वाली है, ऊपर वाली, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा, कौन सी बाएं से मिल रही है, कौन सी दाएं से मिल रही है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक। कमेंग है, सुवनसिरी है, मानस है, दिबांग है, ये सब दाएं से नदियां मिलती हैं। 4 नदियां दाएं से, और बाएं से कौन कौन मिल रही हैं? लोहित है, बराक है, दिबांग है, ठीक है। दिबांग दोनों तरफ से मिल रही है क्या? दिबांग, लोहित, कपिली होगा ना, ये कपिली होगा, दिबांग गलत लिखा है। देखिए यहाँ पे मैप में देख लीजिए आप लोग, कपिली हो गया इधर से, बराक हो गया, लोहित हो गया, दिबांग हो गया, 4 ठो ये है। और उधर से कमेंग था, मानस था, तीस्ता था, सुवनसिरी है। ये दोस्तों थोड़ा गलत लिख गया है, इसको आप लोग नोट ना करें। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा कि यहाँ देखिए जो ये साइड है, ये साइड दायां साइड है, ये साइड बायां साइड है। तो बाएं से नदी कौन कौन सी है? इधर से बाएं वाली हो गई नदी कपिली है, इधर दिख रहा है जितनी नदियाँ, लोहित है, दिबांग है, ये सब नोट कर लीजिएगा आप। और दाएं वाली इधर है तीस्ता, मानस, कमेंग, सुवनसिरी, ठीक है। तो इस तरह से जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट कर लीजिएगा, वहाँ मत देखिएगा क्योंकि थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है। अगला है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी का देखिए, तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम से होता है, पश्चिम बंगाल से होते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। कौन सी? तीस्ता नदी, ठीक है, याद रखिएगा। लोहित नदी को खून की नदी भी बोला जाता है। आगे बराक नदी मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है, बराक नदी मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है, मणिपुर से मिजोरम, असम होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और मेघना में जाकर मिल जाती है। इस चीज को याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर विश्व की सबसे बड़ी नदी डेल्टा का निर्माण करती है गंगा, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अगला है ब्रह्मपुत्र नदी
में ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुली नदी द्वीप, जो कहाँ है? असम में है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किसी देश में है तो वो है आपका भारत में, जो कि असम में है, मांजुली नदी द्वीप। ठीक है, अगला नेक्स्ट है और आखिरी है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। ठीक है, 2 नदी तंत्र आपने देख लिया, सॉरी 3 नदी तंत्र आपने देखा, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अब तीसरा है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये जो मही नदी है, थोड़ा इसके विषय में पहले आपको बताता हूँ। ये मही नदी एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है भारत की मही नदी। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कौन सी नदियाँ, विश्व की कौन कौन सी नदियाँ जो हैं कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं, और मकर रेखा विषुवत रेखा को कौन कौन काटती हैं। ठीक है, जरूर बताइएगा, मैं आप लोगों के कमेंट का इंतजार करूंगा। ठीक है, चलिए अगला है, हिमालयी नदी तंत्र की तुलना में प्रायद्वीपीय नदी तंत्र बहुत अधिक पुराना है। ठीक है, बहुत अधिक पुराना है। इसे इसीलिए इन नदियों को प्रौढ़ नदी के नाम से भी जानते हैं। हिमालयी नदी जो है, उन हिमालयी नदियों को युवा नदी कहा जाता है, और इन नदियों को क्या बोला जाता है? प्रौढ़ नदी बोला जाता है, क्योंकि ये सदा नीरा नदियाँ नहीं होती हैं। सदा नीरा नदियाँ जो होती हैं हिमालयी नदियाँ होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा, यहाँ नदियों में जल की मात्रा से लिया गया है प्रौढ़ और युवा नदी। ठीक है, आगे देखिए, मात्रा का कहने का ये अर्थ है सदा बहने वाली नदी। ठीक है, दक्षिण भारत की नदियां प्रायः वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। कैसा अपवाह तंत्र रखती हैं? बहुत बार देखिए पूछा गया है कि इनका अपवाह तंत्र जो है दक्षिण भारत की नदियों का, वो कैसा है? तो वृक्ष नुमा अपवाह तंत्र है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रायद्वीपीय नदियों के अपवाह तंत्र में नर्मदा, ताप्ती, माही, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी आती हैं। ठीक है, ये सब प्रमुख रूप से किसमें आती हैं? प्रायद्वीपीय नदी के रूप में आती हैं। ठीक है, अब देखेंगे अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं, नर्मदा, ताप्ती, मही, ठीक है, ये सब जो नदियां हैं वे कौन सी नदियां हैं? अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। ठीक है, अब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये सब प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं जो कि कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, आगे देखते हैं। अब प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में देखते हैं नर्मदा को। नर्मदा देखिए सतपुड़ा पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा पर्वत से निकलती है और सीधे खंभात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है, कौन सी नदी? नर्मदा नदी। कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा पर्वत से। ठीक है, मध्य प्रदेश से। आगे देखते हैं नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है, आप अभी जैसा मैंने बताया, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से इसकी उत्पत्ति होती है, जो पश्चिम की ओर बहते हुए 13 से 12 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए खंभात की खाड़ी अरब सागर में जाके विलीन हो जाती है। ठीक है, ये हो गई नर्मदा नदी। अब नर्मदा नदी की और बात कर लेते हैं। नर्मदा नदी उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के बीच भ्रंश घाटी से होते हुए बहती है। भ्रंश घाटी से होते हुए बहती है। दोस्तों आप लोग घाटी जानते हैं क्या होता है? घाटी, रिफ्ट वैली, ठीक है, जानते हैं आप लोग घाटियाँ क्या होती हैं? पहले घाटी जान लीजिए। घाटी क्या होती है? ऐसा क्षेत्र जो पर्वतों के बीच की समतल भूमि होती है, उसे क्या बोलते हैं? घाटी बोलते हैं, जिसमें के बीच से नदी बह रही है। तो भ्रंश घाटी मतलब दरार रूपी घाटी को बोला जाता है भ्रंश घाटी। ठीक है, आगे देखिए, ये नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी की सहायक नदियों में जो हैं वो हैं ओरसंग, तवा और सेर। ओरसंग, तवा और सेर प्रमुख सहायक नदी हैं किसकी? नर्मदा नदी की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नर्मदा अमरकंटक से 2 नदियां निकलती हैं, नर्मदा और सोन, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है। दोनों भ्रंश घाटी से होते हुए बहती हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में आगे देखते हैं कि मही नदी जो है विंध्याचल से निकल रही है, सतपुड़ा से निकल रही है ताप्ती आपकी, और नर्मदा निकल रही है कहाँ से? अमरकंटक से। कहाँ से निकल रही है? अमरकंटक से। ठीक है, ये कहाँ गिर रही हैं? सब खंभात की खाड़ी में गिर रही हैं।
तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है, कहाँ कहाँ से कौन निकल रही है। अब ताप्ती नदी की बात करते हैं। ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। निकलती कहाँ है? सतपुड़ा से। बैतूल जिले से निकलती है, सतपुड़ा पहाड़ियों से। यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में प्रवाहित होती है। किन राज्यों में बहती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में। और गिरती कहाँ है? अरब सागर में। इसी प्रकार मही नदी की बात करेंगे। मही नदी जो है ये इसका उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले से हुआ है, जो विंध्याचल पर्वत से होता हुआ मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में बहते हुए नदी खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। मही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में अब बात करते हैं सबसे प्रमुख नदियों की, जो कि जिनसे एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए जाते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, गोदावरी नदी एक ऐसी नदी है जो प्रमुख है, ठीक है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इतना याद रखिएगा दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी है। और गोदावरी निकलती कहाँ से है? अब इसके विषय में हम आप लोगों से बात करते हैं। यह नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रयंबक से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ से निकलती है? त्रयंबक पहाड़ी से, महाराष्ट्र नासिक जिले से, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब देखिए, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता इसकी सहायक नदियां हैं। पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता इसकी सहायक नदियां हैं। आगे बात करते हैं कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी जो है 1400 किलोमीटर लंबी है, ठीक है, 1400 किलोमीटर लंबी है। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी की बात अगर होगी तो कौन सी होगी? कृष्णा नदी होगी। हाँ, गोदावरी को वृद्ध गंगा भी कहते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। वृद्ध गंगा दोस्तों, गंगा कावेरी को बोलते हैं, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को, और वृद्ध गंगा गोदावरी को बोलते हैं, ठीक है। तो गोदावरी देख रहे हैं आप लोग, उद्गम स्थल यहाँ से है और यहाँ से बहते हुए ऐसे ऐसे यहाँ पे आके बंगाल खाड़ी में गिर रही है, और इधर से पेनगंगा मिल रही है, इधर से प्राणहिता, इधर से इंद्रावती मिल जा रही हैं, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब कृष्णा को देख लेते हैं। कृष्णा नदी यहाँ कौन सा स्थान है? कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? बताइए। महाबलेश्वर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर। उद्गम स्थल महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी, और इसकी सहायक नदी है भीमा, कोयना और तुंगभद्रा। ये प्रमुख इसकी सहायक नदियाँ हैं। किसकी? कृष्णा की, ठीक है। कोयना, भीमा, तुंगभद्रा, कोयना, भीमा, ये इसकी सहायक है। आगे, कृष्णा नदी जल विवाद, जल बंटवारे से संबंधित है, जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच है। और वो भी कब गहराया था ये विवाद? 1957 से चल रहा है, आज तक चल ही रहा है अभी तक, ठीक है। अभी पता नहीं कब तक इसका फाइनल होगा या नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं महानदी की। महानदी की लंबाई जो है 851 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, रायपुर, सिहावा से निकलती है, ठीक है। और इसका उद्गम स्थल जो है रायपुर के सिहावा नामक पहाड़ी से है। ये नदी आगे पूर्व की ओर बहते हुए उड़ीसा में प्रवेश करती है और डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसमें प्रमुख है तेल नदी और जोंक नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी हैं। क्या है? तेल नदी और जोंक नदी, ये महानदी की सहायक है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, महानदी यहाँ पे है, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, नंबर आ गया है कावेरी का, ठीक है। कावेरी की बात कर लेते हैं। कावेरी नदी जो है इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। कर्नाटक के कुर्ग जिले ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। कर्नाटक, तमिलनाडु से बहते हुए तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है। कर्नाटक का जो जिला है वो कुर्ग जिला है, और तमिलनाडु और कर्नाटक 2 स्टेटों में बहती है, और कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। और दक्षिण भारत की इसे क्या कहते हैं? गंगा भी कहते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ मैप में देख रहे हैं, कावेरी नदी यही है, ठीक है। चलिए अन्य प्रमुख नदियों की बात कर लेते हैं, जैसे स्वर्णरेखा झारखंड से बहने वाली पहाड़ी नदी है। यह नदी रांची के निकट छोटा नागपुर पठार से निकलती है। झारखंड से निकलकर यह पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है।
तो याद रखिएगा स्वर्ण रेखा। और स्वर्ण रेखा का नाम इसमें पाए जाने वाले सोने के कारण पड़ा है, क्योंकि इसमें सोने के कण बहते रहते हैं नदी में, और इसके किनारे बसने वाले आदिवासी लोग जो हैं इसमें सोना निकाल कर मार्केट में बेचते हैं। ठीक है, चलिए। प्रसिद्ध शहर जमशेदपुर टाटानगर इसी नदी के किनारे बसा है। ठीक है, जमशेदपुर पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जमशेदपुर या टाटानगर जो है वो किस नदी के किनारे बसा है, तो आप उत्तर करेंगे स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। अब बात करेंगे लूनी नदी की। इसका उद्गम अजमेर के निकट अरावली पहाड़ियों के निकट नाग पहाड़ी से होता है। किस पहाड़ी से दोस्तों? नाग पहाड़ी से होता है। राजस्थान में होते हुए गुजरात के कच्छ के रण में यह नदी विलुप्त हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम। इस नदी को सॉल्ट रिवर के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी को? लूनी नदी को। अब नंबर आता है काली नदी की। काली नदी, इस नदी को शारदा और काली गंगा के नाम से जानते हैं। काली नदी को शारदा और काली गंगा के नाम से जानते हैं। ये नदी हिमालय स्थित काला पानी नामक स्थान से निकलती है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में होते हुए नदी घाघरा नदी के साथ मिल जाती है। कौन सी नदी? काली नदी घाघरा नदी के साथ मिल जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काली नदी पूर्व की ओर नेपाल और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। नेपाल और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है कौन सी नदी? तो वो है काली नदी। ठीक है, देख रहे हैं काली नदी यहाँ पे है, ये यहाँ से निकल रही है और यह बॉर्डर बना रही है उत्तराखंड और नेपाल के बीच। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट नदी का, पेन्नार। पेन्नार नदी भारत की एक प्रमुख नदी है। ठीक है, यह नदी कर्नाटक में नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलकर पूरब की ओर 970 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, कर्नाटक में नंद दुर्ग पहाड़ी से निकलकर पूरब की ओर 970 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, यहीं पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। तो सो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो कई बार देख के सारी चीज़ों को दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए, जिससे कि एग्ज़ाम में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नदी से हो ही ना। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा आप लोग और मेहनत से पढ़ाई करिए, निश्चित है सफलता आपकी कदम चूमेगी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट एक करना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं यार, वीडियो को लाइक कर दिया करिए। ठीक है, अच्छा लगेगा हमें भी और वीडियो बनाने में मुझे और मज़ा आएगा। तो प्लीज़ आप लोग जितने लोग देखते हैं कम से कम वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।